इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका की दिन 29 की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर प्रदेश को बनावट के आधार पर कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में कौन सा प्राकृतिक भाग स्थित है? तो ये भाबर एवं तराई का भाग स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर तो आता है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। इसके बाद पहले तो भाबर का क्षेत्र आता है, फिर नीचे होता है तराई का क्षेत्र। इसके बाद जो इसमें आता है फिर वो होता है मैदानी भाग, जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों से बना भाग है, वो मैदानी भाग है। और नीचे दक्षिण का पठारी भाग होता है। भाबर और तराई ये दोनों भाग तो अलग अलग है, लेकिन इनको एक ही भाग गिना जाता है, भाबर और तराई का क्षेत्र। तो भाबर और तराई का क्षेत्र एक, गंगा यमुना का मैदान ये 2 हो गया, और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। तो 3 इसके प्राकृतिक भाग होते हैं उत्तर प्रदेश के। अब आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक भाग बहुत उपजाऊ है? उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, जो गंगा जमुना का मैदान जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार भी होती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन से प्राकृतिक भाग में सूखा पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है, दक्षिण का पठारी भाग है, इसमें सूखा पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में फसलें पैदा होती हैं। यहाँ पर जो ऐसी फसलें होती हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, उन फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे दलहन की फसलें होती हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा पैदा होती हैं। देखते हैं अपने छठे प्रश्न को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जमीन से ऊंचे उठे चौरस अक्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जमीन से ऊंचे उठे चौरस अक्षेत्र को हम पठार कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा पठार। रोड़े पत्थर और मोटे कणों से बनी मिट्टी क्या कहलाती है? इसको हम भाबर कहते हैं। भाबर, जो भाबर क्षेत्र होता है, देखिए जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें इस तरह से रहती हैं। तो जब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं तो ये इनको छोटे जो टुकड़े रहते हैं और इनको तो बहा करके अपने साथ ले आती है, कुछ बड़े टुकड़ों को भी काट काट करके अपने साथ ले आती है। और जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आगे आ जाते हैं। क्योंकि ये भारी होते हैं तो ये नदी के पानी के साथ बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते। फिर नदी क्या करती है, इनको नीचे छोड़ती चली जाती है। तो ये जो रोड़े पत्थर आते हैं ऊपर से बह करके, जब ये आगे फैलते चले जाते हैं तो ये पथरीली भूमि का निर्माण करते हैं, जिसको हम भाबर कहते हैं। फिर भाबर के ज़्यादा जमा जब हो जाते हैं कंकड़ पत्थर, तो फिर नदियों का जो पानी है वो इनके नीचे से बहने लगता है और बहुत दूर तक हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर नदी नहीं बह रही है, लेकिन पानी तो नीचे से बह रहा होता है। फिर आगे जा कर के जब ये पानी ऊपर निकलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देता है। तो इसी दलदली क्षेत्र को हम फिर तराई का क्षेत्र कहते हैं। पहले भाबर का क्षेत्र बनता है, फिर बाद में तराई का क्षेत्र बनता है। तो आगे देखते हैं, कृषि योग्य उपजाऊ क्षेत्र प्राकृतिक भाग में स्थित है। तो कृषि योग्य जो उपजाऊ क्षेत्र है वो मैदानी प्राकृतिक भाग में स्थित है। जो गंगा यमुना का मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा पैदावार उसी क्षेत्र में होती है। तो कृषि योग्य उपजाऊ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये मैदानी प्राकृतिक भाग में स्थित है। अब देखते हैं हम अपने 7वें प्रश्न को। नीचे दी गई सारणी में प्राकृतिक भागों के बारे में जानकारी लिखिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक भागों में जो हमने जानकारी लिखी है वो संक्षेप में जानकारी लिखी गई है। और भी बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जगह कम है, जितनी जगह है उसी के हिसाब से लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप प्राकृतिक भागों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है और ये उत्तर प्रदेश के बारे में ही यहाँ पर हमें लिखना है। तो सबसे इन्होंने लिखा है दक्षिण का पठार। दक्षिण का जो पठारी भाग है वो है
दक्षिण का पठार, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, गंगा जमुना का मैदान। उत्तर प्रदेश के ये 3 प्राकृतिक भाग हैं। देखिए दक्षिण का जो पठार है, हम इसमें बताएंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण इसका भूगर्भिक हलचलों अथवा ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। आप इतनी बात लिख देना। भूगर्भिक हलचलों का मतलब यह है कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती है, इसके अंदर हलचलें होती रहती हैं। तो एक समय जब भारत का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और कहीं कहीं पर दक्षिण का जो पठारी भाग है, ज्वालामुखी क्रिया से भी इसका निर्माण हुआ है। तो ये बातें आप इसमें बता देंगे। भाबर एवं तराई का क्षेत्र, इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, तो उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। इसका, भाबर का। फिर तराई क्या है। तराई जो है भाबर से नीचे का अक्षेत्र है, और भाबर से नीचे का जो अक्षेत्र है, अनेक नदियाँ अपना जल तराई अक्षेत्र में इनका जल ऊपर आने लगता है, और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। पानी की यहाँ पर अधिकता रहती है, कमी नहीं होती है, तो वो तराई रहती है हर समय। तराई मतलब आप समझ लीजिए गीलापन है एक तरह से। तो हर समय पानी यहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये भाबर क्षेत्र से नीचे बनता है तराई का क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र बना कैसे है। भाबर तो बना है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से। उसके बाद तराई का जो क्षेत्र बना है, वो नदियों के पानी से ही बना है। नदियों का पानी जब ऊपर निकलने लगता है, तब तराई के क्षेत्र का निर्माण होता है। गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान कैसे बना है। जब गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियाँ मिट्टी को काट काट कर लाती हैं, तो इन्होंने इस मिट्टी को बिछा दिया है। जब ये बिछाती चली गई, तो एक बहुत बड़े विस्तृत विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इससे हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। किससे हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से। गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों ने जो पहाड़ों को, पर्वतों को काट काट कर मिट्टी वो अपने साथ लाती हैं, उसको वह बिछाती चली गई, और उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। कैसी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं इन प्राकृतिक भागों के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पतियों की। देखिए वनस्पतियाँ यहाँ पर कई तरह की पाई जा सकती हैं, जगह कम है उतना ही लिखा गया है। दक्षिण के पठारी भाग में, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण का जो पठारी भाग है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और पानी की जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ की वनस्पतियाँ भी उसी तरह की पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। और यहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं जो अपने आप को कम पानी में भी जिंदा रख सके। तो जो दक्षिण का पठारी भाग है, इसमें उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कंटीले वन यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, कंटीले वन। भाबर एवं तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे साल, गूलर, बेल, पलाश तथा कुछ झाड़ियाँ भी मिल जाती हैं यहाँ पर। कहाँ पर। भाबर एवं तराई के क्षेत्र में पर्णपाती वन होते हैं। ये पत्ते वर्ष में अपने पत्ते एक बार गिरा देते हैं। ऐसे ही गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय लेकिन यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, जैसे साल, आम, नीम, महुआ आदि इस तरह के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए गंगा यमुना का जो मैदान है, यहाँ पर इतने घने जंगल नहीं है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा भाग में खेती होती है, जहाँ पर कुछ ज़्यादा जंगल भी थे उनको भी काट करके खेती में बदल दिया गया है, वहाँ पर खेती होती है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है, वो गंगा जमुना के इस मैदान में ही होती है। भाबर एवं तराई के क्षेत्र में ज़्यादातर खेती जो है, क्योंकि पानी की अधिकता रहती है। जो भाबर का क्षेत्र है, इसमें तो खेती होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो रोड़े पत्थर रहते हैं, तो इसमें आसानी से खेती करना संभव नहीं है। और जो तराई वाला क्षेत्र है, इसमें ऐसी ही फसलें पैदा होती हैं, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, क्योंकि इनमें पानी की ज़्यादा मात्रा भी अगर रहेगी तो ये फसलों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन तो आपको मिलेंगे भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। और जो गंगा जमुना का मैदान है, इसमें क्या मिलेंगे आपको। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खेती होती है, घने जंगल यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके अंतर्गत पाए जाने वाले जानवरों की। जैसे दक्षिण का पठारी भाग है, दक्षिण के पठारी भाग में बहुत तरह के जानवर मिल सकते हैं, हमें मिलते हैं। तो कुछ ही लिखे हैं हमने, जैसे चूहे, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, बंदर, खरगोश आदि, और विविध प्रकार के पक्षी भी यहाँ पर मिल जाते हैं।
ऐसे ही भाबर एवं तराई के अक्षेत्र में, क्योंकि ये दलदली भाग होता है, इसमें रेंगने वाले जीव बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े, मच्छर और यहाँ पर बीमारी फैलाने वाले बहुत से जानवर मिल जाते हैं भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर चीता, शेर, हिरण ये भी मिल जाते हैं। ऐसे ही गंगा जमुना का मैदान है, इसमें शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी और गंगा जमुना के इस मैदान में कुछ घास के मैदान भी मिल जाते हैं। तो इसमें भी जो है जो शाकाहारी तरह के जानवर होते हैं वो भी बहुतायत में मिल जाते हैं इस मैदानी भाग में। तो इस तरह से ये जो है हमने इस टेबल को भरा है, आप भी इसको समझ लीजिए और अपनी वर्कबुक में भर लेना। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 8 है हमारा, नीचे दिए गए मानचित्र में तीनों प्राकृतिक भागों को अलग अलग रंगों से दिखाइए। देखिए उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर का जो इसका क्षेत्र है वो है भाबर का क्षेत्र। भाबर के बाद आया है, ये हमने कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि इतने में ही खींचना है, आप अपने वर्कबुक में इसी तरह से देख करके थोड़ा सा सही सा कर लेना इसको। भाबर क्षेत्र जो है वो ऊपर का क्षेत्र, हमने इसको भाबर क्षेत्र दिखाया है। इसके नीचे ही रहता है तराई का क्षेत्र। इसके बाद ये आता है बीच में गंगा यमुना का मैदान। ये जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है, जो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से निर्मित हुआ है, ये इनके बीच में रहता है। और सबसे नीचे जो होता है ये है दक्षिण का पठारी भाग। यहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होती हैं क्योंकि सूखा पड़ता है। तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश का विभाजन है तीन रूपों में। आप कहेंगे 4 रूपों में हो रहा है, ये तो इसको एक ही माना जाता है। भाबर और तराई के क्षेत्र को एक ही माना जाता है, ये एक है। गंगा यमुना का मैदान दूसरा भाग हुआ और दक्षिण का पठारी भाग। तो इस तरह से हमने इस प्राकृतिक विभाजन को रंगों से दर्शाया है। और ये वीडियो दिन 29 की वर्कशीट के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।